नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से। इस वक्त सिर्फ चर्चा G20 की है, जो अब G21 हो चुका है। इस पूरे जो शिखर सम्मेलन में, G20 शिखर सम्मेलन में चर्चा के केंद्र में भारत है, भारत की उपलब्धियां हैं। आज हम इस पर बात करेंगे। पहली बात ये कि में भारत ने कोशिश की थी अफ्रीकन कंट्रीज को G20 में शामिल होने के लिए, और इसके लिए बहुत लंबे समय से कोशिश चल रही थी। हमारे विदेश मंत्री इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, कई स्तर पर प्रयास हो रहे थे। एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी बातें मनवा ली हैं। भारत इस पूरे सिनेरियो में चैंपियन बनकर उभरा है। इसके अलावा मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी भी चर्चा है। इसके अलावा बहुत सी इसमें बातें हैं, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। और हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए एन.के. सूद साहब हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट भी हैं और रॉ के पूर्व अधिकारी रहे हैं, जिनकी हर बारीक घटना पर नजर रहती है। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि G20 शिखर सम्मेलन में भारत एक चैंपियन बनकर उभरा है। भारत ने दुनिया की महाशक्तियों के बीच अपना लोहा मनवा लिया है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि G20 की ताकत बड़ी है, वो G21 हो चुका है। कल हम देख रहे थे, एक वीडियो आया सामने जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अफ्रीकन यूनियन की चर्चा की, और फिर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी चेयर से उठे और जाकर अफ्रीकी यूनियन के लीडर को साथ लेकर आए और उनसे वो गले मिले। तो ये एक बहुत बड़ा जेस्चर था। इस पूरे घटनाक्रम को सर आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अफ्रीका निगलेक्टेड, जो अफ्रीका की जो आपका रीजन है, टोटली निगलेक्टेड रहा है अभी तक डेवलपमेंट के हिसाब से। करप्शन है वहां पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है जिनको एक्सप्लॉइट नहीं किया गया, जिनके साथ ट्रेड नहीं की जा रही। और इसको G20 के अंदर लाने का मतलब है कि एक पूरे वर्ल्ड के अंदर अफ्रीका को ज्वाइन कराना और इसकी प्रोग्रेस करना और डेवलपमेंट करना। यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड मिलेगी, इनको सपोर्ट मिलेगी। और पीएम मोदी का यह विजन था। जब पीएम मोदी पावर में आए थे 2014 में तो 2015 में शायद एक समिट की थी दिल्ली के अंदर, जहां पे जितनी भी अफ्रीकन कंट्रीज है उनके लीडर्स को बुलाया गया था और बड़ी सक्सेसफुल ये समिट हुई थी। और इससे समझ आ गया कि पीएम मोदी अफ्रीका को स्पेशल अटेंशन देना चाहते हैं। उसके बाद पीएम मोदी ने अंदर विजिट किया था 2016 में। जब 2016 में पीएम मोदी ने वहां विजिट किया तो वो विजिट किए मोजाम्बिक, तंजानिया, साउथ अफ्रीका और कीनिया, और बहुत से एग्रीमेंट किए पीएम मोदी ने उनके साथ। उसके बाद पीएम मोदी की सेकंड विजिट हुई अफ्रीका की, तब रवांडा गए और युगांडा गए। एक्चुअली अफ्रीका रिच है मिनरल्स के अंदर, अफ्रीका रिच है ऑयल के अंदर, लेकिन वहां पे एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही ऑयल की। युगांडा के अंदर स्पेशली पीएम मोदी का इंटरेस्ट था कि वहां पे तेल मिला और तेल को इंडिया में लाया जाए, क्योंकि अभी तक इंडिया डिपेंडेंट था गल्फ के लिए, गल्फ के ऊपर तेल के लिए। उसके बाद इंडिया ने साउथ अमेरिका की कंट्रीज को चुना, फिर यूएस ने भी इंडिया को ऑयल सप्लाई करना शुरू किया। अब इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा था, लेकिन अब इंडिया अफ्रीका की तरफ जाना चाहता है। और ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया को तेल सस्ता मिलेगा वहां से, और इसीलिए इंडिया जा रहा है। तंजानिया के साथ अभी एग्रीमेंट किया हमारी गवर्नमेंट ने, जिसके अंदर प्राइवेट जो हमारी कंपनीज है वहां पे $14 बिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगी। और ये जो इन्वेस्टमेंट की जाएगी अफ्रीका के अंदर या अफ्रीकन कंट्री के अंदर, इसका एक बड़ा रोल है, बड़ा पर्पस है कि वहां पे तेल मिला है और तेल इंडिया लाया जाएगा। तो ये जो सारा काम किया जा रहा है एक बड़े प्लान तरीके से किया जा रहा है। और पीएम मोदी जब विजिट किए थे 2016 में और 2018 में, तो कुछ अफ्रीकन कंट्रीज को एड्स दी थी, एम्बुलेंसेस प्रोवाइड की, मेडिकल सप्लाई सप्लाई की गई, साथ में उनको मेडिसिन दी गई। कोविड के टाइम में भी बड़ी सपोर्ट की थी आपके अफ्रीकन कंट्रीज को। और फिर कुछ कंट्रीज ऐसी हैं अफ्रीका के अंदर जहां पे दाल बहुत उगती है, वहां पे $1 बिलियन भी पीएम मोदी दे के आए कि आप दाल उगाइए, उसके बाद इंडिया भेजिए। और तभी इंडिया के अंदर जो दाल की सप्लाई है, चीजें हैं, यहाँ पे शॉर्टेज नहीं हो पा रही। और एक जो मेन पर्पस था पीएम मोदी का अफ्रीका में इंटरवीन करने का, अफ्रीका के अंदर एंटर करने का, वो था वहां पे चाइना को काउंटर करना, क्योंकि चाइना इन कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रहा था बहुत सालों से। बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज वो चाइना के डेप्थ ट्रैप में आ चुकी हैं
और उनको वहां पे निकालने की बात थी। अब जो इन कंट्रीज को G20 के अंदर लाया गया, यहाँ पे IMF की लीडर भी थी, IMF की चीफ थी, फिर वर्ल्ड बैंक के चीफ वो यहाँ बैठे हुए थे, और जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसी थे उनके चीफ बैठे थे, WHO के बैठे थे। इनको लाने का पर्पज है कि यहाँ पे IMF से इनको लोन दिलवाया जाए ताकि ये चाइना के डेब्ट ट्रैप से बाहर आ सके। तो इंडिया की जो एफर्ट चल रही थी इतने साल से, एक बड़े प्लान तरीके से चल रही थी, और वो आज एफर्ट पूरी हो गई है, यानी कि हम फर्स्ट जो मेन चीज थी उसको अचीव कर चुके हैं। अफ्रीका को G20 समिट के अंदर लाने का पर्पज है कि यहाँ पे उनको IMF से लोन मिलेगा, और लोन मिलेगा तो सस्ता लोन मिलेगा। IMF या आपकी वर्ल्ड बैंक जब किसी कंट्री को लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट रेट होता है 1% या उससे भी कम, और जब चाइना इनको लोन देता है तो उसका इंटरेस्ट रेट होता है 3% to 5%। और तभी वो चाइना के डेब्ट टाइप में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है। तो चाइना वहां पे करप्ट लीडर को चुनता है या उसको सिलेक्ट करके वहां पे एड पहुंचाने की बात करता है। तो जो सारा का सारा प्लान है अफ्रीका को G20 के अंदर लाने का, तो एक इंडिया का प्लान है कि यहाँ से इंडिया की इनसे ट्रेड हो सके, इंडिया वहां से ऑयल ले सके, इंडिया की इनकम बढ़े, इनकी इनकम बढ़े, साथ में चाइना को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए, और इंडिया चाइना को काउंटर करने के लिए अकेली कंट्री है जो बड़े दम जहां चाइना की इंटरफेरेंस है, उनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो ये जो अचीवमेंट हुई है G20 की, एक्सीलेंट अचीवमेंट हुई है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। मेन देखिए, चाइना G20 में नहीं आया, रूस भी नहीं आया, लेकिन रूस के आने का कारण दूसरा है। और तो अब जिस तरह से ये पूरा चाइना के आगे जिस तरह से घेरा तंग हो रहा है, आपको क्या लगता है कि भारत के इस प्रयास से क्या ये देश, जो अफ्रीकी देश है जहां चाइना का इन्फ्लुएंस है, जैसा कि आपने कहा, छोटे छोटे देशों को चुनता है और फिर वहां इन्वेस्ट करता है और फिर उनको अपने कर्ज के जाल में फंसा देता है और फिर उनकी जमीन को लीज पर ले लेता है, चाइना की यही पॉलिसी रही है। तो क्या भारत ने जो प्रयास किया है अफ्रीकन यूनियन को अपने में G21 का सदस्य बनाने में, एक तो इससे उस देश की ताकत बढ़ेगी, उसको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और भारत उसकी मदद करेगा। तो क्या भारत का ये प्रयास अफ्रीकन कंट्रीज में चाइना के असर को कम कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा। देखिए, पहले ही वो इंडिया के साथ बहुत ज्यादा इंक्लाइंड हो रहे हैं, जितनी अफ्रीकन कंट्रीज हैं। जैसे नाइजीरिया के अंदर इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है $14 बिलियन, जबकि नाइजीरिया सबसे बड़ी कंट्री है अफ्रीका के अंदर, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है उनकी और सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री है। वहां पे ऑयल भी है, लेकिन तब भी नाइजीरिया कमजोर है। कमजोर इसलिए कि वहां पे करप्शन है, और इंडिया यहाँ चाहता है कि नाइजीरिया से जब इन्वेस्टमेंट करके वहां से तेल लिया जाए, और इससे इंडिया की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, नाइजीरिया को बेनिफिट होगा, अफ्रीकन कंट्रीज को बेनिफिट होगा। ये देखिए, मतलब सबका विकास, सबकी प्रोग्रेस, उसी पे काम हो रहा है। और इसके साथ जब हमारे साथ यूएस जुड़ जाता है, हमारे साथ आसियान कंट्री जुड़ जाती है, हमारे साथ आपके यूरोपियन कंट्रीज जुड़ जाती हैं, तो नेचुरली बात है कि अफ्रीका की डेवलपमेंट भी होगी, वहां का रिसोर्सेज हमको मिलेंगे, हमारी वहां पे ट्रेड बढ़ेगी, हमारी वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, और हमको भी फायदा होगा, हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस करेगी। तो यही पीएम मोदी का मोटो है, यही पीएम मोदी का एजेंडा है, और इसके साथ साथ हम चाइना को यहाँ काउंटर कर पाएंगे। देखिए, युगांडा एक छोटी सी कंट्री है, नाम सुना होगा, वहां पे एंटेबे एयरपोर्ट है। एंटेबे एयरपोर्ट चाइना ने डेवलपमेंट के लिए वहां कुछ पैसा खर्च कर दिया था, और युगांडा के अंदर सिर्फ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एंटेबे, जहां पे एक बार इजराइलीज ने अटैक भी किया था अपने जो उनके होस्टेजेस थे उनको छुड़वाने के लिए। और ये इस टाइम पे चाइना के डेब्ट ट्रैप में है, यानी कि उनका अकेला एयरपोर्ट चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया है। और अब जब यहाँ पे IMF इन्वॉल्व होगा, यूएस इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इनका एक जो G20 का एक पर्पज भी है कि यहाँ पे जितने भी लोग जो डेब्ट ट्रैप में बैठे हैं चाइना के, उनको काउंटर किया जा सके, उनको उनके डेब्ट ट्रैप से निकाला जा सके। तो ये जो सारा का सारा प्रोग्राम है, एम है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए है। इंडिया चाइना को हर एक फ्रंट पे काउंटर कर रहा है, चाहे इंडिया के नेबरहुड में हो, चाहे अफ्रीका में हो, चाहे आपके आसियान कंट्रीज के अंदर हो, चाहे आपकी रशियन रिपब्लिक में हो। तो एक चीज जो बड़ा मतलब स्टेप है वो हमने अचीव कर लिया है, इनको G20 के अंदर ला करके। और अब हमारा पर्पज है कि इनको एक तो चाइना के डेब्ट ट्रैप से बाहर निकाला जाए, और दूसरा पर्पज है कि जहाँ के इनके रिसोर्सेज हैं, जैसे ऑयल और नेचुरल चीजें, गैसेज हैं, या वहां पे और मिनरल्स हैं, उसको इंडिया के अंदर लाया जा सके। क्योंकि इंडिया की आज वर्ल्ड में बहुत ज्यादा पहचान है। इंडिया की पॉपुलेशन इस टाइम पे 1.4 यानी कि 140 करोड़ पहुंच चुकी है, और इंडिया के अंदर डेवलपमेंट है, इंडिया की इकोनॉमी है। तो ये सब लोग इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इंडिया से प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी
जैसे हमने तूर की दाल कुछ अफ्रीकन कंट्रीज में उगती थी, वहां पैसा दे दिया, तो पैसा दे करके हम उनसे दाल ले रहे हैं, हमको दाल सस्ती पड़ती है। और इंडिया अब यहाँ पे जब ऑयल लेगा तो इंडिया की डिपेंडेंस एक तो गल्फ के ऊपर कम हो जाएगी, एक किसी और कंट्री के ऊपर भी हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। हमारी कंट्री के अंदर भी ऑयल की एक्सट्रैक्शन की जा रही है। आप देखिए अंडमान निकोबार आइलैंड का एरिया, वहां पे भी एक्सट्रैक्शन की जा रही है। मणिपुर के अंदर हमको ऑयल मिला है, तो बहुत सी जगह में हमको यहाँ पे यूरेनियम मिला है। तो बेसिकली क्या है कि इंडिया के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर और एक प्रोग्रेसिव या ऑफेंसिव जो हमारी ट्रेड की पॉलिसी है उसको हम अडॉप्ट करके चाइना को काउंटर करने लगे हुए। हम आज इंडिया सबसे बड़ी, जिसकी इकोनॉमी सबसे फास्ट चल रही है वो है, हमारी इकोनॉमी 8% से ग्रो कर रही है, और चाइना की इकोनॉमी जो सबसे फास्टेस्ट थी आज 3% तक आ चुकी है। तो हम जो चाइना को इस टाइम पे काउंटर कर रहे हैं, क्योंकि चाइना एक तो वर्ल्ड को डिस्टर्ब कर रहा है, इंडिया को डिस्टर्ब कर रहा है, और इंडिया को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है चाइना। चाइना ने आसियान कंट्रीज को एक तरीके से बहुत परेशान किया हुआ है, और इसीलिए आज चाइना वर्ल्ड के टारगेट पे है। और इंडिया चाइना के खिलाफ जो कैंपेन चल रहा है उसको लीड कर रहा है। चाहे चाइना के बहुत से टिकटॉक वो हमने बैन कर दिए, चाइना के बहुत से जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे थे उनको बैन कर दिया, चाइना से इंपोर्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इंडिया इस टाइम पे एमर्ज हो रहा है एज ए मेजर सप्लाई टू द वर्ल्ड। इसीलिए इंडिया की पहचान है, इसलिए इंडिया की इंपॉर्टेंस है, और इसीलिए इंडिया अफ्रीका के अंदर फ्रंट रो पे है, फ्रंट पे काम कर रहा है, फ्रंट फुट पे है, और अमेरिका हमारे साथ खड़ा है। जी, ठीक कहा आपने। जैसा कि मैं अभी कहीं पढ़ रहा था कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसमें 55 देश शामिल हैं, तो ये 55 देश हो गए। अच्छा, इधर बीच में मैं अभी सुबह एक खबर आई थी कि जैसा आपने कहा कि जो आसियान कंट्री हैं वो भी चीन के दबाव में है, वो भी चीन से परेशान है। अभी जो बाइडन, जिनके बारे में मैंने देखा कि वो आज वियतनाम रवाना हो गए, वियतनाम निकल गए, वो उनका प्लेन उड़ चुका है, बल्कि पहुंच भी गए होंगे शायद। तो ये जो बाइडन साहब की अचानक ये वियतनाम, यहां से सीधे वियतनाम जाना था उनको, मुझे शायद इस बारे में जानकारी नहीं थी, पहले से या तो प्रोग्राम रहा होगा या अचानक बना, लेकिन जिस तरह से वो गए हैं वियतनाम, उसके पीछे क्या है? देखिए, हम इसको शायद अगले वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चाइना को काउंटर करने का प्लान है। इनकी पहले विजिट तय थी वियतनाम जाने की, और वियतनाम से तो एक बार अमेरिका बाहर भी आ गया था। तो ये जो टॉपिक है, अभी जैसे हम अफ्रीका की बात की है, तो हम इस टॉपिक को अलग अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, कैसे चाइना को काउंटर किया जा रहा है। जी, एक्चुअली ये जो अफ्रीका के अंदर या अफ्रीकन यूनियन को इंडिया के G20 के अंदर लाया गया, ये भी एक प्लान है चाइना को काउंटर करने का। बहुत से प्लान है जो इसकी जिस टाइम पे G20 में डिस्कस किए गए, और सबके अंदर जो टारगेट है वो है चाइना। तो इसका मतलब आपको क्या लगता है सर, चाइना के जो दोस्त है, हालांकि चाइना ने मतलब चाइना को वैसे कोई पसंद नहीं करता, एक तरह से अलग थलग है चाइना, ले दे के टर्की, ईरान थोड़ा बहुत है, फिर उसके अलावा पाकिस्तान है, ईरान है, मतलब थोड़े छोटे मोटे देश है, और अब चाइना पर कोई ट्रस्ट नहीं करता, इवन रूस भी नहीं करता। रूस का एक व्लादिवोस्तोक शहर है, उस पर भी चाइना अपना हक जताता है। तो क्या आपको लगता है कि चाइना धीरे धीरे बिल्कुल आइसोलेट हो गया है अपने देश, अपने दोस्त पाकिस्तान की तरह? बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअली उसको आइसोलेट चाइना ने बहुत जगह पे कब्जा किया हुआ था, बहुत सी कंट्रीज को डेप्ट ट्रैप में लेके आया हुआ था। अब धीरे धीरे सबको डेप्ट ट्रैप से निकाला जा रहा है और चाइना को आइसोलेट किया जा रहा है। इसीलिए शी जिनपिंग G20 की समिट में नहीं आए, क्योंकि उनको पता था यहाँ पे जो मेन टारगेट है वो चाइना है। इसीलिए उन्होंने इस मीटिंग को आने से अवॉइड कर दिया और यहाँ पे नहीं आए। जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें देखिए, कहते हैं ना, सांप मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। तो आपने देखा होगा कि जो डिक्लेरेशन साइन हुआ है उसमें कहीं यूक्रेन और रूस के युद्ध का जिक्र नहीं हुआ, हल्का फुल्का बस एक युद्ध का जिक्र हुआ है, लड़ाई का जिक्र हुआ है, इससे दुनिया की इकोनॉमी खराब हो गई है, लेकिन कहीं रूस और यूक्रेन की लड़ाई ये नहीं आया सामने, इस तरह की कोई चर्चा वहां नहीं हुई। तो ये भी एक बहुत बड़ी जीत है भारत की। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 4 बार यूक्रेन का नाम आया, रशिया का नाम नहीं आया। और जब बाली में जो मीटिंग हुई थी वहां पे 44 बार आया था। तो अचीवमेंट है यहाँ पे बहुत ज्यादा। जी जी जी, ठीक है सर। मैं अभी इस पर बातचीत करने के लिए काफी है, मैं अगले वीडियो पर मैं आपसे मुद्दे पर चर्चा करूंगा। फिलहाल आप हमसे जुड़े, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। जी नमस्कार।